अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। एक परेशानी की ख़बर है, हम आपके साथ कुछ दिनों से शेयर करना चाह रहे थे, पर हम कुछ वकीलों से मशवरा कर रहे थे कि किस तरह आपसे शेयर करें। एक दफ़ा कुछ अर्सा पहले हमारे अकाउंट को हैक करने की कोशिश की गई थी। हमने वो ग़ालिबन इंस्टाग्राम पे और हर जगह लगाया भी था इमेज, जो हमें वार्निंग मिली थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरफ से कि कोई आपका अकाउंट हैक कर रहा है। इस दफ़ा कुछ डिफरेंट नौइयत का हुआ है। यूट्यूब ने हमारा जो मेन चैनल है ईऑन पॉडकास्ट, उसकी मोनेटाइजेशन बंद कर दी है, और जो उन्होंने उसकी वजूहात दी हैं उससे हमने ये अख़ज़ किया है कि जो फ़लस्तीन के बारे में हम वीडियोस बनाते थे, फ़लस्तीन के हक़ में बात करते थे, फ़लस्तीन की इंफॉर्मेशन की अपडेट्स देते थे, इज़राइल जो वहाँ पे जुल्म और बर्बरियत नाफिज कर रहा है उसकी अपडेट्स देते, उसकी वजह से किया कि हमने खुदा न खास्ता ग्लोरिफिकेशन की है किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो यूट्यूब की गाइडलाइंस के मुताबिक अलाउड नहीं है उनकी, आप कह लें, ग्लोरिफिकेशन करना। और उन्होंने जो हमारी उसकी मुतलका वीडियोस थी वो भी उतार दी हैं और हमारे चैनल पे मोनेटाइजेशन बंद कर दी है। हम उनको 4-5 दिन से मुख्तलिफ ईमेल्स लिख रहे थे, उनके में मुख्तलिफ जवाब आ रहे थे, लेकिन उस चैनल की मोनेटाइजेशन फ़िलहाल बंद है। उस चैनल की मोनेटाइजेशन हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो तकरीबन हमारा जो इनकम थी उसका आधा था। उसके जाने से ज़ाहिर है ऑलरेडी हम इस चैनल को लॉस पे चला रहे हैं। मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि जितनी बड़ी हमारे पास टीम है, जितनी हम रिसर्च कर रहे होते हैं, सबके लिए पैसे रिक्वायर्ड होते हैं। कोई यहाँ पे वॉलंटियर नहीं है, यहाँ पे सारे पेड एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, क्योंकि हम बिलीव नहीं करते फ्री में सर्विसेज किसी की लेने के लिए। तो अब हमारे लिए वो चीज़ मुश्किल हो रही है। इसके लिए हमने कोर्सेज़ भी लॉन्च किए हैं। हम चाहते हैं कि आप ज़रूर में शामिल हो। हमें लगता है कि उससे आप उसे सीख भी सकते हैं। बाकी जो हमारे पास डिटेल्स आ रही हैं इंशाल्लाह वो हम वक्तन फ़वक्तन पोस्ट करते रहेंगे यूट्यूब के हवाले से। और इससे ये चीज़ तो ज़ाहिर हो जाती है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो ना तो सिर्फ पाकिस्तान में क्वेश्चन है, बल्कि पूरी दुनिया में। जो ताकतवर लोग होते हैं पूरी दुनिया में या पाकिस्तान में, वो तय करते हैं किन इश्यूज़ पे आप बात कर सकते हैं, किन पे आप नहीं बात कर सकते। और जो लोग आपको कहते थे कि जी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ बड़ी प्रोग्रेसिव होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, उनके भी बहुत लिमिट्स होते हैं, और अमूमन को बहुत बड़ा जुल्म कवर अप करने के लिए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच दबाते हैं। और ये बड़ी अफसोस की बात है। और रिसेंटली जो शहजाद के चैनल के साथ किया गया है समा की तरफ से, मैं समझता हूँ कि इंतहाई शर्मनाक बात है, स्पेशली जब एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन करती है जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच का एडवोकेट होना चाहिए। यूट्यूब जो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मेरे ख्याल से दुनिया का शायद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन के लिए, उसके ऊपर भी ऐसी हरकतें हो रही हैं। समा भी कर रहा है। तो जिन लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का दिफा करना था वो नहीं कर रहे। तो जो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स इन पे काम कर रहे होते हैं उनको आप भरपूर सपोर्ट किया करें, ताकि वो अपना काम कर सकें, ताकि उनको बिकना ना पड़े किसी के आगे, किसी के पैसे लेके उनका चूरन ना बेचना पड़े। वो इंडिपेंडेंटली चीज़ को एनालाइज करके अपनी अक्ल के मुताबिक आपको प्रेजेंट कर सकें। बाकी वो किसी को पसंद आए ना आए वो एक सेपरेट मामला है। 100% इतफाक़ करना मुआशरे में नामुमकिन बात है, लेकिन जो बंदा तबसरा कर रहा है किसी चीज़ के ऊपर उसको ईमानदारी से करना है अपनी अक्ल के मुताबिक। मेरा और आपका इख्तलाफ राय हो सकता है इश्यूज़ के ऊपर, लेकिन कोई बंदा ये ना क्वेश्चन कर सके कि मेरी इंटेग्रिटी क्या है या हमारे चैनल की इंटेग्रिटी क्या है। तो आप लोगों की सपोर्ट हमें अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर मिलती रहती है, और अब इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें उसकी ज़रूरत है। तो प्लीज़ काइंडली इसको ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा। बाकी आज की हम कुछ ख़बरों पर जाएंगे, और काफ़ी मैं समझता हूँ कि इंटरेस्टिंग सनसनीखेज़ ख़बरें भी हैं। पाकिस्तान है ना, कुछ भी हो सकता है कभी भी। इमरान खान साहब ने एक केस की समाअत के बाद कुछ मीडिया जर्नलिस्ट से बात की, फिर उसके बारे में ट्वीट भी की, जिसके अंदर उन्होंने कुछ इंकशाफात की। उन्होंने कहा कि हमें काजी फैज़ साहब पे कोई ट्रस्ट नहीं है और उनको रिक्यूज़ कर लेना चाहिए हमारे केसेस से। यही चीज़ अली अमीन गंडापुर साहब ने मिमिक की अपनी तकरीर के अंदर, जो उन्होंने मानसेरा जलसे में की, जहाँ पर उन्होंने काजी फैज़ साहब के करैक्टर पे बीइंग फेयर एंड इम्पार्शल काफ़ी क्वेश्चंस रेज़ किए। अच्छा, इस हवाले से मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब एक जज को इतनी तनकीद मिल रही हो तो उसको शायद अपने आप को रिक्यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन काजी फैज़ साहब आउट ऑफ हिज वे जाके PTI रिलेटेड केसेस में खुद शामिल होते हैं। हम इस पर स्पेकुलेट ही कर सकते हैं क्यों, कि उनको कोई पीछे से प्रेशर है, कोई उनका ज़ाती वेंडेटा है PTI के ख़िलाफ़, क्योंकि PTI गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ रेफरेंस मूव किया था। जो भी है वो इम्पार्शियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, और ज़्यादा जो तज्ज़िया इस वक्त हो रहा है वो काजी फैज़ साहब के जनवरी वाले बैट सिंबल वाले डिसीजन की वजह से, जिसके बाद PTI को एज ए जमात तकरीबन तबाह कर दिया गया था इलेक्शन के साइकिल के हवाले से। बाकी उनकी मकबूलियत इस वक्त मेरा ख्याल है उनके करियर के ऑल टाइम हाई पे है PTI की। तो काजी फैज़ को उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि काजी फैज़ साहब कोई एक फ़र्द नहीं है जो कहीं रैंडमली एग्जिस्ट करते हैं। वो चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, और ये एक बड़ा रिस्पेक्टेबल ओहदा होना चाहिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ नाज़रीन, इसमें आप देखेंगे कि जब अता बंदयाल साहब चीफ़ जस्टिस थे तो तब नून लीग नाखुश थी, अभी काजी फैज़ साहब चीफ़ जस्टिस हैं तो PTI नाखुश है। तो कोई तो ऐसी चीज़ है
हमें इस पे तहकीक करनी चाहिए कि इतनी बड़ी जमातें जिनकी बड़े वोट बैंक्स भी होते हैं वो जस्टिस सिस्टम में यकीन नहीं रखते, तो मैं और आप तो चीज़ ही कोई नहीं, तो हम कैसे यकीन रखें। तो मेरा ख्याल है कि बहुत डैमेजिंग है इंस्टीट्यूशन को, और इसमें जजेस खुद बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी इंकशाफ जो इमरान खान साहब ने किया, उन्होंने कहा अडियाला जेल सिविलियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, एक कर्नल या मेजर उसको चला रहा है। मेरा ख्याल है इसके बाद सरकार के कान खड़े हो जाने चाहिए, उनको कोई स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए कि ऐसा सच है या नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ रिसेंटली इमरान खान साहब की मुलाकात भी नहीं होने दी PTI के लोगों के साथ जब वो वहाँ पे आए थे। मेरा ख्याल है कि किसी को भी राइट टू मीट पीपल जो कानून के मुताबिक एग्जिस्ट करता है जेलों के अंदर, और वकीलों से मिलने का राइट डिनाई करना पूरे जुडिशल प्रोसेस पे ही एक बहुत काला दाग है, और ये किसी के साथ भी हो तो ये नुकसानदेह, बेशक आप उसकी पॉलिसी से अग्री करें या ना करें। तीसरा, इमरान खान साहब ने एक बात की और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही बड़ा धचका हो सकता है गवर्नमेंट के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, कि इमरान खान साहब हंगर स्ट्राइक पे जाने का सोच रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग इनफ जब इमरान खान साहब हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे तो वो ऐसे नहीं होगा कि अकेले जेल में बैठे कुछ खा नहीं रहे। आप देखेंगे काफ़ी लोग उसको फॉलो सूट करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे लोग धरने भी देंगे हंगर स्ट्राइक के अंदर, और एक बड़ी एक मूवमेंट बन सकती है। और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि हंगर स्ट्राइक्स जो होती हैं वो बड़ी इफेक्टिव रहती हैं। अन्ना हज़ारे ने हंगर स्ट्राइक दी थी दिल्ली के अंदर, जिसने जन्म दिया था फिर दिल्ली की एक बड़ी मकबूल पार्टी को, जिसको लीड करते हैं अरविंद केजरीवाल साहब, आम आदमी पार्टी। एक पूरी मूवमेंट बन गई थी, बल्कि उस मूवमेंट की वेव्स राइड की थी BJP ने सरकार के अंदर। तो ये बड़े ख़तरनाक हो सकता है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है गवर्नमेंट्स पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए। और अगर खान साहब ये हिम्मत करते हैं कि जेल में मुश्किल हालात में रहते हुए वो हंगर स्ट्राइक करते हैं और लोग फॉलो सूट करते हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बड़ा इशू हो सकता है। और फिर इसी चीज़ को लेके इंटरनेशनल स्टेज पे काफ़ी वावेला मचाया जा सका है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी जमात, उसके साथ जुल्म और बर्बरियत हो रही है, अब वो हंगर स्ट्राइक पे भी हैं। तो सूरत-ए-हाल गवर्नमेंट के लिए और नाजुक होई जा रही है। खान साहब ने यह भी कहा कि PMLN और PPP की सियासत बजट के बाद ख़त्म हो गई है। ये उन्होंने मेरे ख्याल से करेक्ट ऑब्जर्वेशन की है। जितना को बुरा बजट आया है, जितना को जुल्म और बर्बरियत उसके अंदर हुई है, बल्कि ये जुलाई के एंड में जाके बिजली के बिल आएंगे तो मेरा ख्याल है कि पट्टे चुक जाएंगे, चीखें निकल जानी है, क्योंकि 56% टैरिफ में इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो लग पता जाने एक बार सारे, बल्कि सलमान यार AC बंद कर दे, क्योंकि हमारी मोनेटाइजेशन भी बंद हो गई एक चैनल की, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि AC चले। कोई नहीं, मौसम अच्छा है, हवा शवा चल रही है, इसको एंजॉय करें। बाकी जब ये बारिश का समा थमेगा तो जो हब्स आएगी तो लग पता जाएगा सबको। वल्लाह आलम, हमारे हुक्मरान अपने ठंडे घरों के अंदर, अपनी ठंडी गाड़ियों के अंदर, मैं रिसेंटली वीडियो देख रहा था, मरीम नवाज़ साहब अपनी S क्लास के अंदर घूम रही थी, सर्वे कर रही थी लाहौर की सड़कों का। तो बहुत ही रिलेटेबल वीडियो थी। मैं भी अक्सर अपनी S क्लास में जब घूमता हूँ तो सर्वे करता हूँ कि गरीब लोग क्या कर रहे होते हैं, और उससे मुझे फ़ील होता है कि आज मैं शायद गरीबों के अंदर फिरूँ। बहुत ही, मैं तो अब क्यूट ही कह सकता हूँ उनकी हरकतों को, कि बिल्कुल ही मज़े एक होता है ना कि इंसान को बिल्कुल रियलिटी का कुछ पता नहीं होता, तो अब वो उनकी तरफ से वो डिस्प्ले होना शुरू हो गया। यही होता है कि जब आप ग्रास रूट पॉलिटिक्स में बिलीव ना करें और ग्रास रूट से चीज़ें ना उठाएं, जलसों में उस तरह ना जाएं, कॉर्नर मीटिंग्स में ना जाएं, लोगों की प्रॉब्लम्स ना देखें, फेस करें, सुर्खी पाउडर लगा के आप जगह जगह पहुँच जाएँ। तो और ये जो टिकटॉक का कैंपेन हुआ है, पीछे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स का कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया था, उसके बाद तो वाकई वो जो टाइटल है कि ये टिकटॉक की CM है, वो सीमेंट हो गए। और मैं तो समझता हूँ कि बहुत ही जो इनके स्ट्रैटेजिस्ट हैं उनको फायर कर देना चाहिए, वो बहुत ही कमज़ोर हैं। खैर, स्ट्रैटेजिस्ट उनकी और ही कहानी बताएंगे, लेकिन चलें। पांचवा, PTI ने फैसला कर लिया इमरान खान साहब के बकौल कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे अज़्म इस्तेकाम के हवाले से। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब इसका हो सकता है कि जी एक मेजर डिसीजन लिया जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन के अंदर PTI ज़रूर शामिल होगी। दूसरा ये हो सकता है कि वो सिग्नल कर रहे हैं कुछ लोगों को कि जनाब असी थोड़े नाल बेफिक्र हो जाओ, लेकिन ये चीज़ वक्त बताएगी। लेकिन इसके दोनों मायने निकल सकते हैं। बाकी मेरा ख्याल है कि सिस्टम के रह के अंदर इमरान खान साहब को रिलीफ तो मिली कोई नहीं। CM KPK भी उनका है, बल्कि CM KPK को रिसेंटली उन्होंने ये भी ऑर्डर किया है कि तुम लोग मुकदमे लॉन्च करो नून लीग के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के, ख्वाजा आसिफ के और नवाज शरीफ की पुरानी तकरीरों पर जो उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ की। देखते हैं उसमें कोई एक्शन होता है कि नहीं होता, लेकिन मेरा ख्याल है कि सिस्टम के अंदर रह के तो कोई रिलीफ मिल नहीं रही, केस दर केस बनी जा रहा है। अब आते हैं जी अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर के, और मैं समझता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब को बोलने से मना कर देना चाहिए, क्योंकि जब वो बोलते हैं तो वो को नया ही कट्टा खोल देते हैं। उन्होंने जी बड़े धड़ल्ले से परवेज़ खट्टक को धमकी दे दी। परवेज़ खट्टक साहब को एक केस में शामिल तफ्तीश होने को, विटनेस होने को कहा है कोर्ट ने। तो
गंडापुर साहब ने कहा कि अगर खटक साहब गए उसमें तो फिर उनको वापस केपीके में नहीं आने देंगे और केपीके में वो रह नहीं पाएंगे। अब एक सिटिंग सीएम प्रीवियस सीएम को धमकी दे रहा है जो नशर होकर इंटरनेट पे भी लग रही है, टीवी चैनलों पे भी चल रही है, तो मेरे ख्याल से ये ट्रबल इन्वाइट करने वाली बात है। ये अगर इसको हमने ईजीएस्ट पॉसिबल पेनल्टी लेना हो तो ये विटनेस टैंपरिंग के ज़ुमरे में आ सकता है। अगर खटक साहब वाकई फील करते हैं उनकी लाइफ थ्रेटेंड है तो बाकायदा मौत की धमकी का या फिजिकल हार्म की धमकी का मुकदमा भी कर सकते हैं। तो ये एक इंतहाई बेवकूफ़ाना स्टेटमेंट है। लेकिन फनली इनफ जब वो ये स्टेटमेंट देते भी हैं और परवेज़ खटक साहब किन के कहने पे शामिल होंगे केस में सबको पता है, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, लेकिन फिर ये इस्टेब्लिशमेंट जाकर मिलते भी हैं, उन मीटिंग्स में भी शामिल होते हैं जहाँ मरीम नवाज़, सीएम शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब भी होते हैं। तो ये कोई ड्यूल पॉलिसी समझ नहीं आ रही, इसमें कोई हिकमत होगी जो हमें नहीं पता, लेकिन अगेन हम आम लोग हैं, हिकमत वाली बातें हमें पता नहीं होती। गंडापुर साहब भी ग्रास रूट पॉलिटिक्स करके नहीं है, एक बड़ी तगड़े आदमी हैं, अपने इलाके में जरगे शरगे भी चलाते रहे पुराने वक्त के अंदर जहाँ पे बड़े पुठे पुठे उन्होंने फैसले दिए हुए हैं और उनके भी गाड़ी से शहद की बोतल मिली थी। तो कितना को उनका करैक्टर अच्छा है ये हम सबको ही नज़र आता है। बाकी उन्होंने तकरीर में एक बहुत बड़ी बात की जो हम सब ने सुनी भी, समझी भी, हज़म भी की। उन्होंने कहा बाजवा गद्दार है। ठीक है सर, एक्सटेंशन आपकी पार्टी ने दी थी, बाकी पार्टियों ने भी दी थी। आपने उनको कहा था कि ये वालिद होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौम का, तो वालिद ही गद्दार निकले तो फिर औलाद का क्या हो सकता है। वो कहते हैं ना कि जी वालिद और वालदा के करैक्टर पर डाउट हो तो फिर बच्चे अंदर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो जिस बंदे ने आपकी जमात को खड़ा करके रखा, जिसके सेकंड इन कमांड जो डीजी आए थे वो आपके लिए कोर पूरा करते थे, वो गद्दार निकले। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब मुझे उसकी अकल की बात समझ कोई नहीं आई। और दूसरा गद्दार क्या निकले कि उन्होंने अदम एतमाद करवाया आपके ख़िलाफ़, उन्होंने दूसरी जमात खड़ी की। तो यही लेबल जब आपके ऊपर 2018 में नून लीग लगाती थी तब तो आप नहीं कहते थे। अभी तक आपका कोई मैंने बयान नहीं सुना जहाँ पे आपने रजू रिकॉर्ड किया कि 2018 में हमने बहुत बड़ी गलती की इस्टेब्लिशमेंट के कंधों में हुकूमत में आके। तो ये हाफ ट्रूथ है, ये आधा सच है। ये पोजीशन ऐसे अपने आप को करते हैं कि बड़े लवर ऑफ डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन ये उतने ही बर्बरियत में बिलीव करते हैं जितनी बाकी ये सियासतदान करते हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि ये सियासतदान अपने आप को बेहतर समझते हैं आवाम से। ये आवाम को वो गंदा नीच अछूत समझते हैं, वो चाहे मरीम नवाज़ हो, चाहे अलीमीन गंडापुर साहब हो। ये अवामी लोग नहीं होते, इनके टोर नखरे शखरे आप देखा करें, लग पता आपको जाएगा। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, मगर ये ग्रास रूट पॉलिटिशियन नहीं है। मसलन कि मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि कोई भी मिडिल क्लास का बंदा ना तसव्वुर नहीं कर सकता कि वो सीएम हो, और कोई ताकतवर बंदा ज़रूर कर सकता है। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है पाकिस्तान में। मसलन कि इंडिया के अंदर उन्होंने चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बना लिया। प्राइम मिनिस्टर को 100 इख्तलाफात हो सकते हैं उसके तरीक़ों से, लेकिन था वो चाय वाला और था वो गरीब घराने से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन गया। पाकिस्तान में ये मुमकिन नहीं है फ़िलहाल। कोई भी जो सियासी जमात ऑपरेट कर रही है करंटली मेन स्ट्रीम में, वो इस तरह ऑपरेट नहीं करती। इंटरनल इलेक्शंस होंगे तो ग्रास रूट पॉलिटिक्स होगी ना। जब आप इंटरनल इलेक्शंस ही ना कराए कोई जमात और वही चेहरे प्रेसिडेंट ऑफ जमात बनते रहे, तो क्या रिजल्ट आना है। तो ये मेरे ख्याल है अगेन एक बहुत बड़ी शुरुल और उन्होंने बोंगी मारी थी। और फनली इनफ जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी साहब बाजवा साहब तो नहीं थे। तो अगर गद्दारी हुई है तो बहुत बड़े लेवल पे अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इंटरफेरेंस किया तो वो इलेक्शन में किया, तो आप कहें ना कि आसिम मुनीर साहब इन्वॉल्व थे इसके अंदर, वो आप कहते नहीं है क्योंकि आपने उनके साथ छुट पंजा जो करना है। ये जो पोजीशन होती है ना कि जी हम बड़े दलेर हैं, दलेर ये तब होते हैं जब वर्दियाँ उतर जाती हैं। जब वर्दियाँ पहनी होती हैं तो सारे बड़े सुकून में होते हैं। वो नवाज शरीफ साहब वहाँ से दलेरी दिखा रहे थे, बोल रहे थे कि उन्हें पता था कि मेरे पे गिरफ्त नहीं हो सकती, मैं लंदन बैठा हूँ सुकून से। और पाकिस्तान वो तब तशरीफ़ फरमा है जब उनकी बिल्कुल सेटिंग हो गई थी, भाईचारा हो गया था। तो ये तो इन सब की दलेरी का लेवल है। हाँ, खान साहब जेल के अंदर डटे हुए हैं इस वक्त। अगर खान साहब डील करके बाहर आते हैं उनकी दलेरी लग पता जाएगी सबको एक दफ़ा। हमारे पीटीआई वाले दोस्त अभी परेशान हो जाएंगे। कुछ परेशान नहीं होना, दुख नहीं करना, सच कड़वा ही होता है और मुश्किल होता है हज़म करना। लेकिन ये तब हो कि जब आप इन लोगों को मजहबी पेशवा या कोई उम्मती लीडर या कोई खलीफा देखना शुरू कर दें। ये सियासतदान, इनको सियासतदानों की तरह देखा करें। मतलब कि मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊँ, एक वो कमेडियन है इंग्लिश, उसका अमेरिकन, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, वो एक जोक करता है कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो सर्विसेज ऑफ़र करती है तो आप उसके बारे में, कुणाल कामरा कमेडियन है, उसने ये जोक बनाया था इंडिया का, मुझे उसकी कॉमेडी काफ़ी पसंद है। उसने कहा था कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ के जब आप पैकेज चेंज करते हैं तो आप जज्बाती नहीं होते, जो सर्विस बेहतर देते हैं उसका पैकेज लेते हैं। तो ये सर्विस प्रोवाइडर, आप इनको उसी तरह देखा करें, जो सर्विस बेहतर दे रहा है उसकी सर्विस ले लें। अगर आप लगता है खान साहब बेहतर सर्विस देते हैं, आपका हक है, वोट करें। अगर आप लगता है नून लीग, अगर आप लगता है ANP, अगर आप लगता है कोई भी है, आप वोट करें, उसको इक़्तिदार में लेके आएं।
जी उन्होंने फिर एक और बयान दिया जो खैर फेवरेट बयान है। उन्होंने कहा जी मरीम नवाज़ भी चोर है, उसका बाप भी चोर है, उसका चाचा भी चोर है, उसका ताया भी चोर है, उसका नौकर भी चोर है, फूफा भी चोर है, मैं कोई रिश्तेदार नहीं जोड़ना, सब चोर हैं। इन्हीं चोरों के साथ आप फिर मीटिंग्स में बैठ रहे होते हैं। अगर ये इतने चोर हैं हुकूमत छोड़ दें। नहीं जी हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे because हम चाहते हैं कि हम KPK को मॉडल सूबा बनाएं। तो ये आपका 11वां साल है KPK की हुकूमत, कितना को मॉडल सूबा है हम सबको नज़र आ रहा है। पहले आपने TTB को वहाँ पे आबाद किया, लेकिन आप कहते हैं हमने नहीं आबाद किया, वो तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने आबाद किया। तो उसका मतलब है कि आपके पास कंट्रोल नहीं था फॉरेन पॉलिसी पे, इस्टेब्लिशमेंट के पास कंट्रोल था। तो उसका मतलब है अभी गवर्नमेंट फ्री एंड फेयर नहीं थी, आप डेमोक्रेटिकली पावर में नहीं थे, आपके ऊपर भी किसी का गैबी हाथ था। कम अज़ कम इन चीज़ों को एडमिट तो करें ताकि अवाम जो है वो बेवकूफ़ ना बन सके। और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया कि खान साहब कॉल दें, इजाज़त दें तो हम इस्लामाबाद फ़तह कर लेंगे। ये मैं समझता हूँ कि वो बातें हैं जो बहुत ही बेवकूफ़ाना है और लोगों में एक जहलाना सोच फैलाने के लायक है। जो इस्लामाबाद में लोग हैं वही पाकिस्तानी हैं, जो आपके इदारों में लोग हैं वही पाकिस्तानी हैं। अगर आप अपने लोगों से इस तरह डील करेंगे तो फिर आप क्या इजाज़त देंगे कि कल को जब आपकी हुकूमत हो तो जो अपोजिशन हो वो भी धावा बोल दे? मसलन आपके लिए इतना तकलीफ़ का बायस था कि जब मुख्तलिफ जमातें आपके ख़िलाफ़ कैंपेन कर रही थी पूरे पाकिस्तान में, तो आप कहते थे ये क्या हो रहा है, आप शोर मचाते थे कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्यों मिल रही हैं जाके ये बाकी जमातें। आज आप कह रहे हैं कि चीफ़ हमें मिले, खान साहब कहते हैं कि बात करेंगे तो चीफ़ से करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ना आपको इतना कॉन्ट्रडिक्टरी इन नेचर नहीं होना चाहिए। इसके बाद जी अज़मा बुखारी साहिबा ने एक ट्वीट की और ट्वीट बड़ी फ़नी थी। ट्वीट में उन्होंने कहा कि जी बिकाऊ माल तो PTI के पास भी है, और उन्होंने तस्वीरें लगाई सईद मुजम्मिल, जुनैद अकरम, मखदूम शहाब की, हारिस अली, सिकंदर जुल्करनैन, सनम सईद, मावरा हुसैन, एहसन खान और फ़हद मुस्तफ़ा की, जब इन्होंने बकौल अज़मा बुखारी साहिबा के पेड कैंपेन्स किए थे। अज़मा बुखारी साहिबा की ट्वीट दो वजह से फ़नी। एक तो उन्होंने एडमिट कर लिया कि ये पेड कैंपेन था, यानी कि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि जी बिल्कुल तुसां भी कीता है असां भी कीता है, टिट फॉर टैट। हालांकि असूल ये नहीं होता, अगर कोई पेड ट्रेंड चला रहा होता है तो आप तो वो घटिया हरकत नहीं करते। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी पर्दाफाश कर दिया जो लोग समझते थे कि पेड कैंपेन सिर्फ नून लीग करती है। हमने तो आपको पहले भी बताया था और लोग बताते थे कि पेड कैंपेन हर तरह से चलता है, लेकिन PTI का एक फैक्ट भी उन्होंने सामने रख दिया जब उन्होंने कहा कि 2018 का डॉन का आर्टिकल है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेड गवर्नमेंट इन खैबर पख्तूनख्वा स्पेंड 1 अरब 63 करोड़ रुपीस ऑन मीडिया कैंपेन 2013 से 18। ये एक सूबाई गवर्नमेंट ने 1 अरब 60 करोड़ लगभग खर्च किया 5 साल के अंदर पेड कैंपेन्स में। अच्छा, हमने अपनी रिसर्च टीम को ड्यूटी लगाई कि आप डाटा पता करो कि क्या गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च रही है ऐड कैंपेन पे। डाटा अवेलेबल ही नहीं है। आपको हम गैबी लोगों को कांटेक्ट करेंगे बताने के लिए यार चलो बता दो कितने पैसे खर्च करता है, अगर हम उनको बता सकेंगे कि आपका मेरा पैसा कहाँ कहाँ लग रहा होता है, किस तरह लग रहा होता है। यानी कि मेरी जेब का पैसा निकाल के KPK गवर्नमेंट ने उठा के दे दिया जी किसी इन्फ्लुएंसर को कि तू थोड़ा प्रोपेगेंडा चला दे। बड़ी मैं कहता हूँ कि अल्लाह रहम करे इन पे भी, इन लोगों पे भी। क्या ये एक झालाना अप्रोच और सोच है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ अब लोगों की आंखें खुल रही हैं दोनों साइड्स की रियलिटी को। उसकी वजह यह है कि जो चीज़ नून लीग आज कर रही है तो वो प्ले बुक ऑफ इमरान खान से लेके कर रही है, लेकिन इमरान खान साहब ने कुछ इंटरेस्टिंग किया था। इमरान खान साहब गलत हुआ कहने का, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ इंटरेस्टिंग किया था। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा एक मुनज़्ज़म फ़ौज बनाई थी इन्फ्लुएंसर्स की, और उनको ISPR भी कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा था, इंगेज भी कर रहा था, वो प्रोग्राम्स भी रन कर रहे थे। चाहे वो प्रोग्राम्स रन कर रहे हो इम्प्रूवमेंट ऑफ पाकिस्तान इमेज अब्रॉड की मद में, या मोहित पिज़्ज़ा साहब पैसे ले रहे हो वगैरह चैनल्स चलाने के लिए ऑनलाइन, और उनको खड़ा किया था। अनफॉर्चुनेटली जो मैसेज उन्होंने कबूल कर लिया वो खान साहब का था एज अपोज टू इस्टेब्लिशमेंट का। तो आज वो सब एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गए। अब इस्टेब्लिशमेंट नए पौधा ये लोग खड़े करेगी। बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा ना हमें एक सच्चाई के पैमाने को देखना होगा कि इमरान रियाज खान साहब का माजी देख लें, मोहित पीरज़ादा साहब का देख लें, वजाहत खान साहब का देख लें, ये आपका समी इब्राहिम साहब का देख लें, तो ये सब ये लेन देन की जर्नलिस्ट में इन्वॉल्व थे कि इस्टेब्लिशमेंट को स्टोरियाँ बताती थी, वो करती थी, वेरीफाई पता नहीं ये करते थे कि नहीं करते थे, बस ये चला देते थे। और आज भी वही लोग हैं जो पहले भी बिकते थे जो आज भी बिक रहे हैं। बहरहाल इस ट्वीट की डेवलपमेंट में मखदूम शहाब साहब ने अज़मा बुखारी साहब पे अहद कर लिया कि वो उनके ऊपर लिटिगेशन करेंगे कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए। तो लेट्स सी कि पंजाब एक्ट जो नया पास हुआ था डिजिटल मीडिया पे वो कैसे इनटू इफेक्ट आता है। बल्कि शायद इंटरेस्टिंग इनफ अज़मा बुखारी साहब भी 30 लाख रुपया जमा करा दें मुकदमे से पहले, जैसे उस कानून में लिखा हुआ है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब आते हैं जी मेन स्टोरी की तरफ। हम इसको मेन स्टोरी इसलिए समझते हैं क्योंकि ये वो प्रूफ है जो शो करता है कि इस्टेब्लिशमेंट जुडिशरी को किस तरह कंट्रोल करती है। इंटरेस्टिंग इनफ लेकिन काजी फाजी साहब को ये बातें नहीं पता। उनको लगता है कि जुडिशरी में सब कुछ फ्री एंड फेयर हो रहा है। काजी साहब
तुसी सोए रहो, कोई गल नहीं। इधर कानून का दिवालिया निकल गया लेकिन तुहानू नहीं पता चल रहा, असी नहीं दस रहे माजत नाल। दो जजेस की बात करेंगे, एक करेंगे जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की और जस्टिस मलिक शहजाद साहब की। जस्टिस मलिक शहजाद साहब आपको पता है रिसेंटली प्रमोट हुए थे लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो उनके खिलाफ एक 2 साल पहले मुकदमा था जहां पे एलेज किया जाता है मुकदमे के अंदर कि उनकी बेटी ने 2 इंडिविजुअल्स को हाई कोर्ट की गाड़ी चलाते हुए मार दिया था। और 2 साल पहले जब मुकदमा दर्ज हुआ था तो उसके ऊपर उन्होंने इंटरफेरेंस की थी, रजिस्ट्रार भी इन्वॉल्व हो गया था लाहौर हाई कोर्ट का, उसे धमकियां भी दी थी, केस सही तरह दर्ज नहीं होने दिया था, दफ़ा सही नहीं लगने दी थी और फिर तफ्तीश नहीं होने दी थी। अब याद रखिएगा ये 2 साल पहले हुआ था तब PDM की हुकूमत थी, आज भी PDM की हुकूमत है। जस्टिस साहब जब एलिवेट होते हैं हाई कोर्ट में तो उनकी जो गिरफ्त है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी जो गिरफ्त है हाई कोर्ट में जो उनको इंटरफेरेंस की इजाज़त दे रही थी वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या कहते हैं उनके ऊपर एक मुनज़्ज़म कैंपेन स्टार्ट किया जाता है जिसमें लीडिंग जर्नलिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग हेयरिंग होती है उसकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के चैम्बर में गालबन कल, जहाँ पे वो बाकायदा बकंदे का मुकदमा सुनते हैं, कहते हैं आपके साथ बहुत जुल्म और बर्बरियत होती है, IG को भी तलब करते हैं, सब वहाँ पे लाइन हाजिर हो जाते हैं, बताते हैं कि सर 2 साल तो असी तफ्तीश नहीं कर पाए लेकिन हम उससे बेहतरीन तफ्तीश करेंगे, तुम बेफिक्र हो जाओ। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ ये सब कुछ तब होता है जब वो बड़ा हार्ड स्टांस लेते हैं मलिक शहजाद साहब ATC के मामले में और वो हुकूमत की नहीं मानते, ATC के जजेस अपॉइंट करते हैं और PTI वालों को रिलीफ देते हैं। तो ऑल ऑफ सडन उनकी चूड़ी टाइट की जाती है, इस तरह फाइल 2 साल पहले बन जाती है, फिर उनकी चूड़ी टाइट अभी की जाती है। 2 साल से केस बर्फ़ खाने में पड़ा हुआ था, यही पंजाब पुलिस थी, यही गवर्नमेंट थी फेडरल, यही पंजाब में गवर्नमेंट थी, कर कुछ नहीं पता, लेकिन अब उनकी तिबड़ी टाइट करते हैं। अब इसका क्या रिजल्ट आता है वल्लाह आलम, ठीक है, क्योंकि बड़ी क्लियर बात है कि एक जज है जिसको सरकार करंटली पसंद नहीं करती, इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती, वो एलिवेट हो गई सुप्रीम कोर्ट में। पहले तो आपने उनको एलिवेट किया, बहुत सवाल जवाब हुए कि इन्हें एलिवेट क्यों कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा मैंने एलिवेट नहीं होना, मैंने यहीं पर रहना, बहरहाल आपने उनको एलिवेट कर दिया। अब जब वो एलिवेट हो गए तब आप उनकी चूड़ी टाइट कर रहे हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका होता है, इन्होंने फाइलें हर किसी पर तैयार की होती हैं और जब किसी पे कोई चीज़ ठोकनी हो तो ठोक देते हैं। अब ये 2 साल बाद ठोकी है, लो जी अगली तो गल दसने जी बिल्कुल तुम समझो कि मेरे नज़दीक इससे ज़्यादा क्लियर एविडेंस नहीं हो सकता कि गैबी ताकतें आपकी जुडिशरी को कंट्रोल करती हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब की यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की डिग्री डिक्लेयर हो गई है कि वो करेक्ट नहीं है क्योंकि जो उन्होंने रोल नंबर्स दिए हैं वो 2 हैं और 2 रोल नंबर्स होना पॉसिबल नहीं है। अब वेरी इंटरेस्टिंगली आप जब एक जज बनते हैं तो आप फाइलें जमा कराते हैं अपने सरकारी इदारे में, वो वेरीफाई होती हैं। जज ये कब से हैं और फिर ये एलिवेट भी होते रहे, इनकी फ़ाइल हर स्टेप पे वेरीफाई होती है। तो कोई बंदा जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की डिग्री चेक करता होगा, अब जिसने चेक की डिग्री उसने उसी वक्त ये चीज़ पिक कर ली होनी है या देख ली होनी है कि इनके 2 रोल नंबर हैं या कोई प्रॉब्लम या एरर है, रादर दैन के रिपोर्ट करके इनको डी नोटिफाई कर दें उस वक्त जब ये जज बन रहे थे, वो फाइल बना के साइड पर रख दी। हाँ जी, और अब 1 महीना पहले किसी सिविलियन ने, आम शहरी ने इसके ऊपर रिपोर्ट भी तलब कर ली, रिपोर्ट तलब करके तो उसने केस भी फाइल कर दिया। अब ये सब कुछ कब हो रहा है, ये कौन है जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब? मेरी इनसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं, बस मैं इनको बताते खुद नहीं जानता, और ये जज अच्छे हैं या बुरे हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है जिन्होंने उन्होंने बर्ताव किया है। लेकिन सिर्फ इस वक्त उन्होंने एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट मौक़िफ़ लिया हुआ है और ये उनमें से एक जज हैं 6 में से जिन्होंने वो लेटर साइन किया था सुप्रीम कोर्ट पे, जिससे काजी फायज़ ईसा ने फाइनली एक कमेटी बनाई थी जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कहा था कि आप कमेटी बना के इस पर एडजुडिकेशन कर दें। वो इन इटसेल्फ बहुत बड़ा लतीफ़ा था कि जजेस अलेज कर रहे हैं कि करंट गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट मिल के हमारे ऊपर स्पाइंग कर रही है। तो काजी साहब ने कहा अच्छा, पहले तो उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं ऐसा कुछ होता है, मेरे टेन्योर में तो नहीं होता, नहीं मैं नहीं करता। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि नहीं चलो यार कुछ तो होता होगा, ऐसा करो कि जो करंट हुकूमत है जिसके खिलाफ एलिगेशन है तुम ही कमेटी बना के उसको रिजॉल्व कर दो। क्या रिजॉल्व होना है? बस कि ये वही बात है कि पिंड का चौधरी किसी की कुड़ी को छेड़ दे तो पंचायत पिंड का चौधरी आप ही करे। मैं कि व्हाट नॉनसेंस यार, ये लेवल है हमारे चीफ जस्टिस का। तो अगर चीफ जस्टिस का यही लेवल है तो थल्ले तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी। तो उनके सख्त मौक़िफ़ की वजह से अब उनकी तिबड़ी टाइट की जा रही है। अच्छा, ये जो 6 जजेस ने एप्लीकेशन दी थी ना, आप देखिएगा अगले 6-8 महीने में एक करके इनकी तिबड़ी टाइट की जाएगी। और जो जज बड़े दिलेरी से डिसेंट कर रहा है ना काजी फायज़ साहब से और एंटी इस्टेब्लिशमेंट या लेट से PTI को रिलीफ देने की बात कर रहा है या शो करा रहा है जरासीम, उनको नट बोल्ट सेट किए जाएंगे। अच्छा, अब थोड़ा तरीके वारदात चेंज कर गया, अब वीगो डाला नहीं आता। उस में आप लोगों ने वीगो डाला इतना मशहूर कर दिया कि थोड़ा सा उन्होंने कहा चलो इधर हाथोला रख लो। अब गड़े मुद्दे खोद के उन्हें किया जाता है। अच्छा, मज़े की बात क्या है, इन चीज़ों में सदाकत होती है।
हैं जी। लेकिन उस वक्त जस्टिस नहीं डिस्पेंस की जाती। अब ये 2 लोग मरे थे जस्टिस तारिक जहांगीर मलिक शहजाद वाले टाइम पे, 2 साल से उनकी फैमिलियां धक्के खा रही हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने तब ये केस रिपोर्ट किया, इस पर आवाज़ उठाई, और फिर वो उससे पीछे हट गए। जब उनसे पूछा गया वैसे पीछे क्यों हटे, उन्होंने कहा जी वो फिर जाके ताकतवर हलकों को लाहौर में मिल चुके हैं, तो मैंने अस्यूम किया कि उनकी जस्टिस हो जाएगी। तंजिया वो कह रहे थे सर ये है। और आज भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आज ये जो जस्टिस मलिक शहजाद साहब हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट से कह लेंगे यार चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नाल केस भी गायब हो जाए। तो कहाँ गए वो 2 बंदे? और ये जो सारे शोर मचा रहे हैं ना जर्नलिस्ट, बात करना बंद कर देंगे। यानी कि ह्यूमन लाइफ की ये वैल्यू है कि जब हमने अपने मकासद के लिए किसी के नट बोल्ट टाइट करें तो ह्यूमन लाइफ, जब नहीं तो फिर नुसाइड तक कर दो। वैसे इंटरेस्टिंग इनफ मैं इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कहूँगा कि सर आप 100 नोटिस लें। और 2 लोग और भी कत्ल हुए हैं इस्लामाबाद में सेफ गाज़ा कैंपेन में, उन्होंने बकायदा गाड़ी चला दी पुलिस की मौजूदगी के ऊपर, लेकिन उस पर आप नहीं लेंगे सर क्योंकि वो फौजी अफसर थे। तो बात ये है कि ये जो काजी फाइज़ साहब असूलों की बात करते हैं, आइडियल्स की बात करते हैं, किस दुनिया में? ये कोई अमेरिका है, को फ्रांस है, को इंग्लैंड है, को स्वीडन है, यहाँ पे वो कानून है। सबको नज़र आया कि दिन दहाड़े रात के अंधेरे में इलेक्शन चोरी किया गया। 100 मोटर की पावर आपके पास है, आप लेते नहीं। फिर जो केसेस आपके सामने तो उन्हें मीन मेखले निकालते हैं, नहीं मैं तो कानून को बिल्कुल टू द लेटर फॉलो करूँगा। अच्छा, तो जब आप पे रेफरेंस दायर हुई तो टू द लेटर क्यों नहीं फॉलो किया? आपने डायरेक्ट कहा तो हो ही नहीं सकता। तो वही बात है कि मेरा कुत्ता टॉमी, थोड़ा कुत्ता कुत्ता, मतलब कि वैसे थे इस केस में अशराफिया का कुत्ता टॉमी, अवाम कुत्ता, उन्होंने कुत्ता भी नहीं, वो कुत्ते खुद ने, इन्होंने ये लेवल रिड्यूस करता है। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो पीटीआई फेवर्ड जर्नलिस्ट हैं वो इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन उनके अपने करैक्टर खुद ढीले होते हैं। तो जो आम अवाम है जब उनकी ढीले करैक्टरों से बात सुनती है तो कहती है पता नहीं इसमें कुछ सदाकत है भी कि नहीं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। असल में आज सुबह ही हमारी टीम मीटिंग में बात हो रही थी कि पाकिस्तान के सिटीजन्स जो कंट्रोल कर रहे हैं नैरेटिव इस वक्त, पाकिस्तान के आला उहदेदारान, चाहे वो जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, मिलिट्री में, पॉलिटिक्स में, ये सब नंगे हैं हमाम में। इज्तमाही तौर पे इनको एक लकीर बनानी पड़ेगी, यार आज के बाद हम असूल परस्त हो जाएंगे और अले ऐलान के हम असूल परस्त हो जाएंगे। क्योंकि जिस तरह निज़ाम चल रहा है, जेड़ा पत्थर उठाओ विचों को नया ही जिन निकल रहा है। मत जेड़ी बोतल खोलो जिन है, वो चाहे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, चाहे कोई एक्ट्रेस हो। अब इंटरेस्टिंग इनफ वो मारवा हुसैन साहिबा की वीडियोस निकल आई हैं पीटीआई की टाइगर फोर्स ज्वाइन कराने के लिए, तभी पेड़ मैं कि आप देख रहे हैं कोई असूल नहीं है। अब इस सब के अंदर आप एज ए एवरेज सिटीज़न क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अपने दिमाग से ये जो मुर्शद, सुप्रीम लीडर, खलीफा का बुत है निकाल के फेंक दें। इन्हें आम इंसान की तरह देखें, क्योंकि आम इंसान है। मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बेटे को बता रहे थे कि खलीफा कौन है, कब बनेगा, वो पूछ ही जा रहा था कि इसके बाद अगर ये हो तो खलीफा हो, क्या हो, वो एग्जैक्ट हदीस मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसके अंदर लुबे लुबाब उन्होंने एक बात कहा था। उनके बेटे ने कहा कि ज़ाहिर है इस बंदे के बाद तो हज़रत अली आपका ही नंबर होगा। तो उन्होंने कहा यार मैं तो आम मुसलमानों में से मुसलमान हूँ, ये मौला अली अपने बारे में कह रहे हैं। तो आप इन लोगों को इस लेंस में क्यों देखते हैं, हमें नहीं समझ आता। आप इनको एज इंसान देखें ताकि आप इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स देख सकें। आप किसी की तारीफ़ कर सकें वो अच्छा काम करे, और किसी का नेगेटिव बता सकें बुरा काम करें। अगर आप मुझसे पूछें तो पंजाब के पिछले 77 साल में बेहतरीन दौर परवेज़ इलाही का था। अगर आप बात कर रहे हैं यूज़फुल डेवलपमेंट वर्क्स की, एक्चुअल सर्विसेज की, तो परवेज़ इलाही का था, कोई मुकाबला ही नहीं। ये सब शबाज शरीफ, बुज़दार सब फारग, उसका सबसे अच्छा दौर था, लेकिन था वो आमरीत में, हैं जी। तो क्या आमरीत का जो चीफ मिनिस्टर है उसे किसी काम की तारीफ़ हो सकती है? ये कनंड्रम है ना जी। वैसे उस वक्त आमरीत के साथ खान साहब भी थे, हैं जी, मुशर्रफ की आमरीत के साथ। उसी आमरीत में उन्होंने उनकी जो ब्लैक मनी वाइट पॉलिसी थी उसका फ़ायदा लिया था, जिसको एमनेस्टी कहते हैं। हम जिस मोड़ पे खड़े हुए हैं, हमें थोड़ा सा अपने लीडर्स को, अपने जजेस को फेयरली देखना होगा एज ह्यूमन बीइंग्स। उनकी गलतियां देखनी होंगी, पॉइंट आउट करना होगा, क्रिटिसाइज़ करना होगा, और फ्रीडम ऑफ स्पीच के परवान देनी होगी। हमारा ये जेन्युइन बिलीफ है कि जिस मुआशरे में फ्रीडम ऑफ स्पीच दबाई जाती है वहाँ पे इंडोक्ट्रिनेशन होती है। इंडोक्ट्रिनेशन का लफ्ज़ आप अक्सर सुनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का लफ्ज़ सुनते हैं, पर ये फिनोमेनन होता क्या है? ये होता क्या है कि जो आपकी पॉपुलेशन है उसको एक किस्म का पैगाम दे जाओ,
बार बार दे जाओ, रिपीटली दे जाओ, उसके अंदर एक नैरेटिव क्रिएट करो फॉल्स प्राइड का, फियर का, फिर फ्यूल करो उसको एक बंदे की शख्सियत से कि ये चेंज ला सकता है, और फिर उसके बारे में मुनज़्ज़म ओपिनियन दे जाओ। हिस्टोरिकली हम ये मिलिट्री डिक्टेटर्स के लिए करते रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए करते रहे हैं, बेनज़ीर के लिए, नवाज शरीफ के लिए, इमरान खान के लिए, सब के लिए करते रहे, और ये पूरा स्टेट एपरेटस करता था। और जो बंदा हाथ में वक्त होता था उसके साथ सारी मशीनरी होती थी, जज भी उदी मर्जी दे, पुलसा भी उदी मर्जियाँ दियाँ, एस्टैब्लिशमेंट भी बिल्कुल वन साइड मामला होता था, और तनकीद करने की इजाज़त नहीं होती थी, जिसकी वजह से जब वो बंदा ओहदे से उतरता था और फिर उस पर तनकीद शुरू होती थी तो बंदे शॉक हो जाते थे, हैं सारे लीडर इंच सी। अगर दौरे हुकूमत तनकीद की इजाज़त हो तो फिर आप इन लोगों को इनकी हैसियत के मुताबिक देख सकते हैं और फैसले बेहतर बना सकते हैं। हमारे जो वोटिंग पैटर्न्स हैं अगर हम डिस्कस करें तो वो अमूमन इश्यूज़ बेस्ड नहीं होते, वो सेंटिमेंट्स बेस्ड होते हैं, और ये पाकिस्तान का हिस्टोरिकली ट्रेंड रहा है। हम जब तक इनको इश्यूज़ बेस्ड नहीं करेंगे हम अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। देखिए, हम फर्म बिलीवर्स हैं जमहूरियत में कि यहाँ पे 3 से 4 साइकिल होंगे इलेक्शंस के, तो इवेंचुअली हम बेहतर रिजल्ट पे आ जाएंगे। और हमारे पास एक केस स्टडी है साथ वाले मुल्क की, और फिर उसके साथ वाले मुल्क, यानी कि हम, इंडिया और बांग्लादेश। हम और इंडिया सेम टाइम आज़ाद हुए, बांग्लादेश 71 में अलहदा हुआ पाकिस्तान से, और आप तीनों में रिजल्ट देखें तो कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ जमहूरियत जहाँ पे हुआ है तो वहाँ पे ओवरऑल एक ग्रेजुअल कर्व ऑफ बेहतरी आया है। हमारे यहाँ असल में हमने दोनों कॉन्सेप्ट साथ लेकर चले हैं। हमने दीन को और जमहूरियत को एक अजीब तरीके से मिक्स किया है कि कभी हम उसको दीन को इस्तेमाल करते थे अमरीत के लिए, कभी हम इस्तेमाल करते थे जमहूरियत के लिए। मसलन हमारी जो लेटेस्ट परम्यूटेशन थी दीन और जमहूरियत की, वो खान साहब थे, 90s में नवाज शरीफ साहब थे, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने भी अपने आप को दीनी लेंस में बड़ा अच्छा पेश किया था जब उन्होंने अहमदियों को काफिर डिक्लेयर किया था। और बाकी इन लोगों की जो निजी प्रैक्टिसेस हैं वो आप सबके सामने हैं, मुझे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ियाउल हक को एक बड़ा दीनी लीडर प्रेजेंट किया गया था, मुशर्रफ को एनलाइटेंड मॉडरेशन का लीडर प्रेजेंट किया गया था। तो आप इनको इस तरह मत देखें, ये कोई खुलफा राशिदीन नहीं है, ये कोई 10 खलीफों में से नहीं है, एंड में इमाम मेहदी साहब हैं, ये आम सियासतदान है। और मैं नहीं कहूँगा कि इनमें से कोई यजीद इतना बुरा है, लेकिन नेड़े नेड़े ने। मैं खान साहब ने कहा है कि मैं कभी यजीदियत के आगे बाऊ नहीं करूँगा, तो मेरा ये ख्याल है खान साहब ने भी यजीदियत काफ़ी कायम की हुई थी अपने दौर में, और बल्कि जो गुमराही फैलाई थी ये पेड कैंपेन से, वो काफ़ी नुकसानदेह थी। ज़रूर ये टॉपिक तकलीफ़ का बायस बना होगा बहुत सारे लोगों के लिए, मैं पहली माजरत चाहता हूँ, लेकिन जो बात सच है वो सच है। पेड कैंपेन सब ने चलाए हुए, इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देके चूरन सब ने बिकवाया हुआ है, सब ने झूठ बोला हुआ है, सब इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, जब पावर में होते हैं, जब बाहर निकलते तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो जाते हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कॉल है और मैं उसको बड़ा पसंद करता हूँ, और आप लोगों को पता ही है अली बैग मुझे काफ़ी पसंद है कि इंसान को ट्रूथ लवर होना चाहिए। और सच्ची बताऊँ, ट्रूथ लवर होना ना बड़ा तकलीफ़ का बायस होता है कि जिन लोगों को आप पसंद करते हैं उनके बारे में भी सच सामने आ जाता है। आपका सुनने का शुक्रिया। आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू।